हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें हमने यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस, के किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं। तो डायमेंशंस क्या चीज़ है और क्या इसका इस्तेमाल है। तो जो भी ड्राइव क्वांटिटी है, एवरी ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है, ये किससे बना है, यानी किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा बेस क्वांटिटी पे, डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। अब ड्राइव क्वांटिटी को या किसी भी फंडामेंटल या ड्राइव जो भी क्वांटिटी है हमारे पास, उसको बेस क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, और जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं उसका जो भी हमारे पास जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशंस फॉर्मूला लिखना। ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है। इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे कि हमें लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, इसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस के लिए हम कौन सा डायमेंशन का जो लेटर है वो कौन सा यूज करते हैं, तो इसको जो है यूज किया जाता है लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी। इसी तरह से करंट के लिए एम्पेयर में है तो ए लिख देते हैं। तो वो लेटर्स आपको थोड़े बहुत गिवन भी होंगे, तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे एक बार लिखा गया है, यानी कि इसका अगर हम यूनिट पे आए तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला को हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं या यूनिट से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एम मास कोई चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एम कितना है, ज़ीरो है। ठीक है। डिस्टेंस, कोई पावर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, पावर कितना है, वन है, तो यहाँ हम लिखते हैं एल वन। एंड टाइम कितना है, टाइम डिवाइड में है नीचे, तो नीचे लिख देंगे टी वन, जो कि ऊपर जाके क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, जिसको हम लिखेंगे एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन। तो क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। हाँ, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया स्पीड का। ठीक है। तो इसी तरह से जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया बेस क्वांटिटी के टर्म्स में, जिनके पास कुछ लेटर्स है और जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उस पर जो भी पावर्स है उसको हमने रेज किया है। ठीक है। और सीखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस तरह से लिखें। जैसे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दो तरीके हैं, या तो आपको फॉर्मूला से निकालना है या तो आपको यूनिट से, जो भी पता है आप उससे निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है इसका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो ये हो गया एम जीरो एल वन टी माइनस वन। टाइम फिर एक बार नीचे है तो टी, तो कितना निकल के आ गया, एम जीरो एल वन, ऊपर चला गया, पावर ऐड हो गया, टी माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब अगर हम फोर्स का निकालें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है फॉर्मूला कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ मैंने फॉर्मूले से करवाया है, अगर आप यूनिट से करना चाहो तो यूनिट से भी देखेंगे। जैसे कि इसका जो यूनिट है न्यूटन, न्यूटन से नहीं निकलेगा क्योंकि वो एक ड्राइव क्वांटिटी के लिए यूनिट फिक्स किया गया है। तो बेस क्वांटिटी में यूनिट आपको पता होना चाहिए। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, आपने यहाँ लिख दिया किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हमने यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्हीं को देखते हुए हम डायमेंशंस लिख देंगे सीधा यहाँ पे कि मास के लिए कितना है, एक बार मास है, कोई पावर नहीं है, तो मास के लिए एम वन। मीटर एक बार है, कोई पावर नहीं है, वन है पावर इसकी,
तो L1 डिवाइड में सेकेंड का स्क्वायर है यानी कि t रेज टू द पावर 2, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आ गया, m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे फोर्स का भी देखा भी हमने, दोबारा कर लेते हैं। F इज इक्वल टू एम ए इसका रिलेशन है, और यहाँ पे m क्या है, मास है, मास के लिए m1, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t माइनस 2, तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से वर्क के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि F इंटू डी। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला हमने, m1 L1 t माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए क्या आता है, L। तो ओवरऑल वर्क का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L2 t माइनस 2। ठीक, एनर्जी अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म से निकाले या काइनेटिक के फॉर्म से निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना है। तो मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म से। तो इसमें हमें क्या मिला, m क्या है, मास, मास के लिए m1, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1, और इस पे स्क्वायरिंग किया हुआ है यानी कि बाहर स्क्वायर रहेगा। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो m1 मास का 1, L का स्क्वायर हो गया तो L2 एंड t माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया एनर्जी का। अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया है, तो हमें पता भी है कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो सेम आ सकता है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कई फिजिकल क्वांटिटीज के सेम आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमें इतना काफी है। तो फोर्स का जो है वो है m1 L1 t माइनस 2, एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L2, तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया m1, ये ऊपर जाएगा L माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ चुका है। पावर, पावर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, क्या होता है, वो होता है m1 L2 t माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया m1 L2 t माइनस, ऊपर चला गया -3। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया हमारा पावर का। स्ट्रेन, स्ट्रेन कहते हैं कि किसी चीज में हम वायर को इलोंगेशन करें तो उसमें कितना खिंचाव आया है, यानी कि उसके लेंथ में कितना चेंज आया है। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, हम 11th आगे पढ़ेंगे, उसमें होता है कि डेल एल, यानी कितना लेंथ में चेंज है, रेशियो है ओरिजिनल लेंथ का। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसका डायमेंशन क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं आएगा, नो डायमेंशंस। जब डायमेंशन ही नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया को। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर के डायमेंशन के सेम आएगा लेकिन क्वांटिटी अलग है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आया हमारा, फोर्स का क्या है, m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड बाई L2, ये कितना हो गया m1 L माइनस 2 L माइनस 1 t माइनस 2। क्या सेम एज प्रेशर, जैसा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वैसा ही स्ट्रेस का आया है। तो कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। फिर हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसके लिए हमें इक्वेशन या रिलेशन पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल लॉ पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। r क्या चीज है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है या टू प्लैनेट्स, जो भी कह सकते हो आप। तो यहां से हम g निकाल लेंगे, तो g हो गया f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2।
तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जी का जो डायमेंशन निकल के आया, पहले फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं यहाँ पे। तो फोर्स का है m1l1t-2, ठीक है। डिस्टेंस का कितना है l2, डिवाइडेड बाई मास दो बार है यानी कि m2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया, ऊपर चला गया यहाँ पे, तो m-1 हो गया, l एक था, दो, l3 हो गया, एंड t-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल के आया है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि कितनी एनर्जी है उसमें पर यूनिट चार्ज का हम डायमेंशनल फॉर्मूला इससे निकालेंगे। तो चार्ज का जो पता होना चाहिए, पहले एनर्जी का तो हमें पता है कितना है m1l2t-2, लेकिन चार्ज का हमें नहीं पता। तो चार्ज के लिए एक छोटा सा इक्वेशन और देखते हैं। हमें पता है करंट का फॉर्मूला, करंट होता है Q अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां से हम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो होता है एम्पेयर इंटू टाइम, यानी कि AT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास कि m1 पोटेंशियल एनर्जी का m1 l2 t-2, ये एनर्जी का है हमारे पास, डिवाइड बाई AT। इससे कितना निकल के आ गया, m1 l2 t-3 a-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब रेजिस्टेंस का निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन क्या याद होनी चाहिए, कौन से इक्वेशन में रेजिस्टेंस आता है, इलेक्ट्रिक करंट में आता है। तो इसमें ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हमें R का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि R का डायमेंशन मिल जाएगा कि V बाई आई इक्वेशन मिल गया। अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस, तो उसमें हम लिख देंगे m1 l2 t-3 a-1 डिवाइड बाई करंट। करंट कितना है A, एक ही करंट है तो मतलब A लिखेंगे यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगा m1 l2 t-3 a-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस नीट के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो डायमेंशंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है, कोई सर्कल है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये कितने एंगल से कितने टाइम में कितना एंगल कवर कर रहा है, यानी कि एंगुलर स्पीड को हम लिख सकते हैं थीटा बाई टी। तो थीटा कोई डायमेंशन नहीं है एंगल का, तो एंगुलर स्पीड का जो डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t-1। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, अभी थीटा हमने देखा ही, एंगल को डायमेंशन बोला नहीं है, अब यहाँ देख लेते हैं। जो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस इसमें नहीं आएगा। सॉलिड एंगल में भी स्टेडियन, कोई डायमेंशंस नहीं है, क्यों, क्योंकि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर सॉलिड एंगल कहलाता है, तो यहाँ भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनकी यूनिट्स तो होती हैं, इसके पास यूनिट है, यूनिट क्या है इसका, रेडियन, इसके बाद यूनिट क्या है, स्टेडियन। तो यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो ये जो हम सोच के आते हैं कि हर जिसका यूनिट होगा डायमेंशन भी, ऐसा जरूरी नहीं है, ये असर्शन में आपके आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कुछ डायमेंशंस के आए हुए नीट में क्वेश्चंस, जैसे कि 2024 में यानी कि इसी साल जो एक क्वेश्चन आया है डायमेंशंस का, यूनिट एंड डायमेंशंस का, वो ये है कि आपको बताना है कि विच फिजिकल या फिर फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करने हैं जिनके डायमेंशंस, whose dimensions are same of solid angle, यानी सॉलिड एंगल के डायमेंशन जैसा डायमेंशंस होने चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो है स्ट्रेन एंड एंगल, बी स्ट्रेस एंड एंगल,
C stress and strain and arc, D angular speed and strain। ठीक है, तो ये सब डायमेंशन में पढ़ भी चुके हैं, तो उससे हम आसानी से बता भी सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल का डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एरिया बाई आर स्क्वायर डायमेंशन लेस है। तो हमें वो क्वांटिटीज या वो सेट इसमें से चूज करना है जिसमें डायमेंशंस ना हो। तो हम शायद पहला ही ऑप्शन हमें दिख जाएगा, स्पेन का जो है डेल एल बाई एल फॉर्मूला होता है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं आता है। एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि आर्क लेंथ बाई रेडियस, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन हर बार आसान आए ये जरूरी नहीं है। तो उस पर जो प्रीवियस और दूसरे क्वेश्चन आए हुए हैं वो डायमेंशन तो कुछ इस तरह से हैं कि आप सपोज करो कि इफ जो फोर्स है हमारी एफ फोर्स, ये फंडामेंटल है, फोर्स एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए, कैपिटल ए तो एम्पेयर के लिए होता है, स्मॉल ए से दिखा रहे हैं इसे हम, एक्सेलरेशन एंड टाइम कैपिटल टी, ये फंडामेंटल है। तो आपको निकालना है कि आप डायमेंशंस निकालो, देन डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ई, ई के डायमेंशंस क्या होंगे, मतलब हमने फंडामेंटल सब बदल दिए हैं। अब फंडामेंटल्स क्या हो गया, एफ है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और एनर्जी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ लिख लो कि जो एनर्जी का डायमेंशंस है वो इनके टर्म्स में ए पावर मान लेते हैं, रेस्ट टू द पावर एफ का ए, एक्सेलरेशन का पावर मान लेते हैं कि बी है, और टाइम का पावर हम मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, यहाँ तक। अब एनर्जी का डायमेंशंस अगर हमें पता है, जो हमारा नॉर्मल असली वाला डायमेंशंस है बेस क्वांटिटी के टर्म में, तो हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है कि m1 L फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि वर्क का ही रहेगा, तो L2 T-2, ये डायमेंशंस एनर्जी का आ गया। अब यहाँ पे हम फोर्स का डायमेंशन जो बेस वाला है उससे लिख लेते हैं। तो बेस वाला कौन सा है, m1 L1 T-2, पावर ए था तो पावर हम ए ही रखेंगे यहाँ पे। एक्सेलरेशन का कितना होता है, L इंटू T-2 रेस टू द पावर बी, और टाइम तो अकेला टाइम ही है। अब बस इनको हमें अरेंज करना है। क्या करना है कि m की पावर कितनी हो गई, a, तो यहाँ पे लिखना है a। l का पावर अगर हम देखें तो यहाँ पे a है, यहाँ भी l है, b है, तो a प्लस b, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वो एडिशन में ऐड हो जाता है। ठीक है, और टाइम का जो पावर लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2a, यहाँ से कितना आएगा, -2b, यहाँ से कितना आएगा, +c। अब यहाँ पे जो एनर्जी का जो हमारा मेन डायमेंशनल फॉर्मूला था उससे हम कंपेयर कर लेंगे कि m का यहाँ जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट जो है वो a है। तो इससे हमें पता ये चला कि a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और ये लेंथ का एक्सपोनेंट और इधर लेंथ का एक्सपोनेंट इक्वल में है, बराबर होने चाहिए। तो लेंथ का एक्सपोनेंट क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 के बराबर है। इसी तरह से जो टाइम का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, यहाँ पे टाइम से मैच करना चाहिए। तो ये हो गया 2a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू -2। इतना हमने सॉल्व किया। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यूज हम निकाल लेंगे और इस पे पुट कर देंगे, वही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एनर्जी का। तो इसको निकालते हैं। a तो हमें मिल ही गया है यहाँ पे, b को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, अगर a की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2, 1 उधर चला जाएगा, b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 हो जाएगा। अब a और b को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 तो -2, b की वैल्यू भी 1 तो -2, प्लस c इज इक्वल टू -2। तो c का जो वैल्यू होगा कितनी हो गई, -2, -4 उधर गया, तो -2 + 4
इज इक्वल टू कितना हो गया +2। तो हमें ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, बी भी मिल गया है, सी, तीनों की वैल्यूज मिल गई है। तो यहाँ पे अब हम एनर्जी का डायमेंशंस लिख देंगे कि जो हमने यहाँ डायमेंशंस लिखा था यहाँ पे इस जगह पे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो ए है, और ए की वैल्यू कितना निकल के आ गया है 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह से एक्सेलरेशन ए, इसका कितना है, बी की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। और टाइम के लिए कितना निकल के आया है 2, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो निकल के आ गया F1A2T-3T+2। ये डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का निकल के आ गया। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख। थैंक यू। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इसमें क्या है कि अगर हमने फोर्स को फंडामेंटल माना और वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन लिया था, इसमें वेलोसिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मानी है, तो वेलोसिटी है, एंड टाइम को माना है, टाइम t। इनको फंडामेंटल्स हम अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, देन आपको बताना है कि डायमेंशंस ऑफ मास क्या होगा। ट्राई कीजिए। ठीक है, हमने फोर्स को फंडामेंटल माना है, वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है, टाइम को फंडामेंटल माना है, तो अब मास को इन के टर्म्स में आपको लेके आना है। तो हम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, कि हम यहाँ पे मास का जो डायमेंशंस है उसको इक्वेट कर देंगे फोर्स के डायमेंशन से, और वेलोसिटी के डायमेंशन से, और टाइम के डायमेंशन से, और पावर ले लेंगे ए, बी, सी। ठीक है, अब इनको जो हम बेस क्वांटिटी हम जानते हैं उनके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कि मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, एम, मास ही है तो एम तो जीरो नहीं 1 होगा, M1L0T टी भी जीरो, ये मास ही अकेला है, मास का ही निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में M1L0T0 इज इक्वल टू, फोर्स के लिए हो जाएगा M1L1T-2, पावर कितना A। वेलोसिटी के लिए हो जाएगा L T-1, पावर B। एल एम नहीं लिखा कि वो जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार लिखूँ मैं उसको, तो T हो गया। अब यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही चलेगा हमारा, M1L0T0। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि m का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो a हो गया है। l का जो एक्सपोनेंट है उसको चेक करते हैं, तो l, a इंटू वन ए, b इंटू वन बी, तो a प्लस बी। यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी, l इंटू ए, एल इंटू बी, एल भी होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई में है, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करना है, -2, यहाँ से -2a माइनस बी, और यहाँ से प्लस सी। ये हमने एक्सपोनेंट के टर्म में इसको लिख लिया है, डायमेंशंस को, ताकि हमें सॉल्व करने में क्या रहे, आसानी रहे। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, जो भी एक्सपोनेंट्स है उनको कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू, एम को एम से ही कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर देंगे इसे हम, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, b, a इधर चला गया, तो b इज इक्वल टू -1। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो और b की वैल्यू पुट करो, तो a इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस b की वैल्यू -1 प्लस सी, सी ही तो निकालना है हमें, ये आ गया, तो ये हो गया
-2 माइनस माइनस प्लस प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया c -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आ गया +1। तो अब डायमेंशन ऑफ मास जो है इसके टर्म्स में निकल के आ जाएगा, किसके टर्म्स में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। फोर्स की पावर कितना है 1, वेलोसिटी का पावर कितना है b की वैल्यू -1 और टाइम a की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ये तब है जब हम फंडामेंटल्स क्वांटिटी